हेलो स्टूडेंट, क्लास 9 साइंस का क्वेश्चन पेपर है एनुअल एग्जाम का 25-26 सेशन का डीओई का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है जिसे आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। एंड प्लेलिस्ट को चेक कर लिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड पीवाईक्यूज है, तो प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना। और इसके साथ साथ ये क्वेश्चन पेपर भी इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन ए, इसके पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो बायो के है ये। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सा सेल ऑर्गेनल्स है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है यानी प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम, लाइजोसोम, न्यूक्लियस की वैक्यूल। तो आपने पढ़ा होगा प्रोटीन जो होता है राइबोसोम बनाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो राइबोसोम क्या काम करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड इज कॉल्ड अ कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये कनेक्ट कर रहा है बॉडी पार्ट्स को, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, कि इट हैज़ फ्लूइड मैट्रिक्स है, कनेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन फंक्शनली, या फाइबर। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन, कि ये फ्लूइड मैट्रिक्स है प्लाज्मा एंड ये डिफरेंट ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, और ऑक्सीजन और गैसेस भेजता है ना। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो फर्स्ट का आंसर समझ आ गया होगा आपको, राइबोसोम्स। सेकंड का आंसर सी ऑप्शन है, तो फर्स्ट का आपका ए है एंड सेकंड का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉर्क सेल्स आर इम्पीरियस टू गैसेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो जो कॉर्क सेल्स होती है वो गैसेस के प्रति इम्पीरियस होती है, क्यों? लिग्नाइन होता है, सबरीन होता है, क्यूटीन होता है, पैक्टिन। तो कॉर्क जो सेल्स होती है उसमें सिबरीन होता है। बी ऑप्शन है इसका आंसर। ठीक है, और ये है क्या? ये एक वैक्सी वाटरप्रूफ सब्सटेंस होता है। तो आंसर क्या है? थर्ड का बी ऑप्शन, कॉर्क सेल में पाया जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, द मेन वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम आर। तो जो वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट है जाइलम में वो कौन है? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, वेसल एंड ट्रैकिड्स, पैरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, या कॉलिनकाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। तो इसका आंसर है आपका बी ऑप्शन, वेसल एंड ट्रैकिड्स। ठीक है, तो आंसर क्या है फोर्थ का? बी ऑप्शन। तो आपको पता ही है ना जाइलम क्या करता है। जाइलम आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट भी लिखा है, तो इसका वेसल और ट्रैकिड्स आंसर है। फिफ्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड। तो बायोटिक मतलब जो लिविंग फैक्टर है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक लिविंग होता है ना, तो इसमें क्रॉप यील्ड को जो अफेक्ट करता है बायोटिक फैक्टर वो कौन सा है? तो रेनफॉल, टेम्परेचर, वीड्स, सॉइल पीएच। तो यहाँ पे लिविंग फैक्टर की बात हो रही है, तो वीड्स है इसका आंसर, सी ऑप्शन। तो वीड्स आपने पढ़ा होगा, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्या करते हैं? compete करते हैं क्रॉप्स के साथ, उसकी सनलाइट जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे वो compete करते हैं। तो वीड्स इसका आंसर है, जो कि क्या करता है? अफेक्ट करता है प्लांट को, ग्रोथ को। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है फिफ्थ का। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज एंड प्रैक्टिस पेपर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे प्लेलिस्ट के अंदर, तो उसको ज़रूर करना है आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। सिक्स क्वेश्चन देखो, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन मेन्योर। तो ग्रीन मेन्योर का एग्जाम्पल पूछा है। तो यूरिया तो आपकी केमिकल फर्टिलाइज़र होता है, तो ये तो ग्रीन मेन्योर नहीं है ना। गुआर, गुआर की फली आपने सुना होगा, वो एक ग्रीन मेन्योर होती है, क्योंकि वो क्या होती है? वो एक तो केमिकल नहीं होती है, केमिकली नहीं बनती है, ऊपर से वो डिकम्पोज होके भी नहीं बनती है। ठीक है, तो इसका आंसर गुआर है। बाकी काउ डंग और कंपोस्ट ये आपका ग्रीन मेन्योर में नहीं आता, तो ऑप्शन बी गुआर। तो क्या है सिक्स का आंसर? ऑप्शन बी गुआर। क्लस्टर बीन भी कहते हैं इसको, या फिर सनहेम भी हो सकता है, ये भी ग्रीन मेन्योर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेवन क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन, देखो एनिमल है तो ह्यूमन तो आएगा नहीं इसमें। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड फूड, या प्लांट ब्रीडिंग, या फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये इसका जो एनिमल हस्बेंड्री है वो उसमें प्रोडक्शन ऑफ एनिमल बेस्ड फूड को बढ़ाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। एथ क्वेश्चन आपका एजर्शन रीजन्स है, तो चार स्टेटमेंट होंगी। तो पहले एजर्शन पढ़ लेते हैं। डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस आर सिमिलर प्रोसेस। जो डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस होता है वो सिमिलर प्रोसेस है। हाँ,
और रीज़न है बहुत इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। यस, डिफ्यूज़न में भी देखो मूवमेंट ही हो रही है मॉलिक्यूल्स की, बस उसमें सॉल्यूट या गैसेस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और ऑस्मोसिस भी मूवमेंट ही है, बट ये वाटर की मूवमेंट करता है, तो है तो दोनों में मूवमेंट ही हो रही है ना, दोनों में तो ये सिमिलर प्रोसेस ही है। बस ये याद रखना, इसमें वाटर की मूवमेंट होती है ऑस्मोसिस में, एंड डिफ्यूज़न में आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है। तो सिमिलर ही प्रोसेस है, क्योंकि दोनों में ही मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है। बस इसमें है कि इसमें दोनों में मटेरियल अलग अलग मूव कर रहा है, इसमें जैसे वाटर, इसमें सॉल्यूट या गैसेस, तो बस। लेकिन वैसे ये दोनों ही सिमिलर प्रोसेस होते हैं। तो एजर्शन आपका ठीक है, रीज़न भी ठीक ही कह रहा है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल हायर से लोअर में जा रहा है, यस। तो रीज़न भी करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है क्यों ये सिमिलर प्रोसेस है, क्योंकि दोनों में क्या हो रही है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका आंसर एजर्शन आपका करेक्ट है और रीज़न भी करेक्ट है 8th का, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। तो एजर्शन भी करेक्ट, रीज़न भी ट्रू, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 9th क्वेश्चन। इसमें आपको ए और बी अटेम्प्ट करनी है। अच्छा, ये सारी थ्योरी के क्वेश्चन है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अभी हम इसके केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में आपको सारी थ्योरी और न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे। तो देखिए सेक्शन बी में आते हैं, तो ये आपका केमिस्ट्री सेक्शन है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं है। तो सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, नॉट वाली पूछी है। डेफिनेट शेप, ये तो होती है सॉलिड की प्रॉपर्टी की, उसकी डेफिनेट शेप है। इनकम्प्रेसिबिलिटी, यानी कि वो उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ये भी करेक्ट है। डेफिनेट वॉल्यूम, यस, ये भी करेक्ट है। हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न, तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो डिफ्यूज़न होता है वो क्या होता है कि वो सॉल्यूट को मूवमेंट कराता है, लेकिन यहाँ पे तो पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड के वो तो फिक्स्ड होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल आपने पढ़े ना कि वो इनकम्प्रेसिबल है, उसके जो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, जिसके कारण उनकी पोजीशन फिक्स्ड होती है पार्टिकल की। जबकि डिफ्यूज़न में तो पार्टिकल क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। तो यहाँ तो हाई नहीं होगा, इसमें तो पार्टिकल मूव ही नहीं करवाएंगे ना सॉलिड में, तो इसमें तो लो रेट होता है डिफ्यूज़न का। हाई रेट ऑफ डिफ्यूज़न तो गैसेस में होता है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो डिफ्यूज़न होता है, सॉलिड की बात करें तो वो सॉलिड में बहुत स्लो प्रोसेस है, होगा थोड़ा थोड़ा होगा, बहुत स्लो होता है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा पार्टिकल्स के बीच में, जिससे उनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स्ड होती है। अगर पोजीशन फिक्स्ड है तो मूव ही नहीं कर पाएंगे, और मूव ही नहीं कर पाएंगे तो डिफ्यूज़न तो कम होगा ना उसमें। डिफ्यूज़न का मतलब क्या है, मूवमेंट, जबकि ये तो मूव ही नहीं करेंगे, इनकी पोजीशन फिक्स रहेगी, इसलिए इसमें हाई रेट नहीं होता। तो ये गलत है ऑप्शन है आपको, और आपको नॉट वाले ढूंढना था, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, क्योंकि नॉट वाला पूछा है ना आपसे। बाकी सब तो इसकी प्रॉपर्टीज़ है ए बी सी, डी इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें लो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होना चाहिए था। तो ये आपका आंसर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखेंगे, व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज ब्लड, ब्लड कैसा मिक्सचर है। तो ये आपने पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, ये कोलाइड होता है। ब्लड क्या होता है, कोलाइड, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास पूछा है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको देखना है कार्बन कितना है, एक है ना, तो कार्बन एक है, कार्बन एक है तो उसको कार्बन का एटॉमिक मास लो 12, और एक है तो एक से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस ऑक्सीजन है कितने, CO2 में ऑक्सीजन कितने, देखो C एक है और 2 है, तो O को 2, O का जो मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास होता है 16, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कार्बन एक है तो कार्बन के एटॉमिक मास को 1 से मल्टीप्लाई करो। ऑक्सीजन 16 एटॉमिक मास है, और वो क्योंकि 2 है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 32, एंड इसको 1 से मल्टीप्लाई किया 12, दोनों को प्लस कर दो तो ये 44 यूनिट आंसर आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो इसके लिए आपको एटॉमिक मास आनी चाहिए, और इसके पास इसके कितने कितने आइटम है उससे मल्टीप्लाई करना है, देन प्लस करना है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 17 का। नेक्स्ट देखिए एजर्शन रीजन्स है। तो एजर्शन है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस इन डिस्क्रीट ऑर्बिट, डिस्क्रीट मतलब डिफरेंट ऑर्बिट में मूव करते हैं। यस, आपने बॉर्स का मॉडल जो पढ़ा है एटम का, उसमें यही कह रहा है बॉर कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड तो मूव कर रहे हैं, बट उनके ऑर्बिट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एनर्जी शेल अलग अलग होते हैं, KLMN है ना, पढ़े आपने। रीज़न है इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस कर रहा है वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। नो, जब वो डिस्क्रीट ऑर्बिट पे
घूम रहा होगा तो डिस्क्रीट ऑर्बिट की एनर्जी तो अलग अलग होगी, तो वो एनर्जी लॉस नहीं करेगा। ये तो आपको रदरफोर्ड के एक तरह से कमी वाला पार्ट दे दिया कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी ना, कि वो कह रहा था सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अगर सेम ऑर्बिट में घूम रहे हैं तो तब वो एनर्जी लॉस करते, बट क्योंकि वो तो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, बोर्न ने जो इम्प्रूव मॉडल बनाया उसमें क्या कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमते हैं, तो ये तो करेक्ट है, बट वो एनर्जी लॉस नहीं करेंगे। अगर वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमेंगे तो वो एनर्जी हर एक ऑर्बिट की फिक्स हो जाएगी, तो एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो रीज़न गलत है। ठीक है, तो एजर्शन सही है बट रीज़न गलत है, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। एजर्शन सही बट रीज़न गलत, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके थ्योरी के एवपोरेशन, बॉइलिंग में डिफरेंस, फिजिकल केमिकल चेंज के एग्जांपल, ऑक्टेट रूल क्या है। 22 देख लेते हैं, ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है। थ्योरी वाले क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में कर लेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स भी। बी ऑप्शन देखो, बी वाला देखो, इसमें एन एलिमेंट एक्स हैज मास नंबर 27 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 है, एटॉमिक नंबर एक्स का फाइंड करना है आपको, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछा है एक्स का, आइडेंटिफाई द एलिमेंट एक्स। तो आपको क्या दिया, एक्स एक एलिमेंट जिसका मास नंबर 27 एंड न्यूट्रॉन्स नंबर 14। तो जब मास नंबर और न्यूट्रॉन नंबर दिए होते हैं तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए, जो मास नंबर होता है ना वो एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन, या फिर एटॉमिक नंबर को हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारे मास नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है, तो प्रोटॉन की जगह हम, प्रोटॉन किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर की, तो हमें तो क्वेश्चन में एटॉमिक नंबर दिया हुआ है ना, तो मास नंबर को ए से डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को जेड से, और न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है, ए मास नंबर आपको 27 गिवन है, जेड आपको नहीं पता, न्यूट्रॉन्स गिवन है 14, तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, मास नंबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन या फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। ओके, अब आपको ये 27 दी है, जेड आपको निकालना है, न्यूट्रॉन गिवन है, न्यूट्रॉन यहाँ प्लस हो रहे हैं क्योंकि ये निकालना है ये वाला, तो ये वहाँ जाके माइनस कर दो, तो 13 यानी एटॉमिक नंबर आपका 13 आ जाएगा। और आपको पता है 13 एटॉमिक नंबर आपको याद होनी चाहिए एलिमेंट, तो उनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो पहले शेल में 2 आ जाएगा, दूसरे शेल मैक्सिमम 8 आता है, तो 2 8 10 हो गया, बचा कितना 3 थर्ड शेल में चला गया। और ये जो 13 एटॉमिक नंबर है ये एल्यूमिनियम होता है, तो एक्स क्या है आपका, एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये सारे गिव रीज़न और ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस हम इसके नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो में करेंगे। तो अभी हम इसके सेक्शन सी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। 26 क्वेश्चन में आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल दिया है, अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 36 किलोमीटर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड, आपको एक्सेलरेशन पूछा है। तो यहाँ पे किलोमीटर पर आवर का मतलब स्पीड दी हुई है, इतनी स्पीड से इतनी स्पीड हो गई, ये नहीं इनिशियल स्पीड दी है और फाइनल स्पीड दी है, एंड टाइम सेकंड्स में दिया है, सेकंड में मतलब टाइम दिया है ना, आपको एक्सेलरेशन पूछा है। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता ही होगा, एक्सेलरेशन होता है हमारा v माइनस यू बाई टी। यू मतलब इनिशियल स्पीड, आपको कितनी गिवन है, इनिशियल स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, एंड फाइनल स्पीड v कितनी दी है, 72 किलोमीटर पर आवर। अब आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम तो सेकंड में दिया हुआ है, टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो आपको किलोमीटर पर आवर को किस में बदलना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि टाइम आपको सेकंड में दिया है, तो आपकी एसआई यूनिट तो ये मीटर पर सेकंड होनी चाहिए ना, स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि टाइम सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलना। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को, याद रखना, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो 36 को जब मैं मीटर पर सेकंड में बदलूंगी तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा, तो 2 5 ज़ा 10, मीटर पर सेकंड में 10 आ जाएगा, है ना। ऐसे इसको भी करो 5/18 से, तो 18 4 ज़ा 72, 4 5 ज़ा 20 मीटर पर सेकंड आपकी फाइनल स्पीड आ जाएगी। अब एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में रख दो, v कितना है, फाइनल स्पीड 20 है, u आपका 10 है, और टाइम भी आपको 10 सेकंड ही दिया हुआ था, तो टाइम नीचे रख दिया। अब 20 माइनस 10 10 होता है, और 10 से डिवाइड करोगे तो 10 1 10 10 ज़ा मतलब 10 10 से 1 पे कट जाएगा, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, बस ध्यान रखना ये सेकंड में है तो इसको आपको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एरिया इनक्लोज बिटवीन द ग्राफ एंड द टाइम एक्सिस। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पता ही होगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब v यहाँ होता है, t यहाँ होता है। अब इसमें ये जो वी टी का ये जो स्लोप आएगा ना, ये स्लोप
ये स्लोप होता है। ये स्लोप को तो हम एक्सेलेरेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्सेलेरेशन। तो जो स्लोप होता है ना वीटी ग्राफ का, वो एक्सेलेरेशन होता है, याद रखना। बट आपको स्लोप नहीं पूछा, आपको एरिया पूछा। जब देखो स्लोप का मतलब तो ये अपॉन में होते हैं ना, v/t, चेंज इन v/t। जब स्लोप बोले तो इनको डिवाइड में लिया करो, चेंज इन v/t। पर जब एरिया बोले ना तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लो, v/t। अब v/t आपको पता होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी एरिया बोले तो इन दोनों को आपको किस में लेना है? मल्टीप्लाई में। और v/t क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। जबकि v/t क्या होता है? एक्सलेशन। तो v जब स्लोप बोले तो इनको डिवाइड में लोगे तो v/t एक्सलेशन हो जाएगा। जबकि एरिया बोलेंगे तो इन दोनों को किस में लेते हैं? मल्टी। जब भी एरिया बोले ना इनको मल्टीप्लाई में लो और सोचो v/t डिस्प्लेसमेंट। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या आ जाएगा? डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना एरिया वीटी ग्राफ का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा और जो स्लोप होता है वो एक्सलेशन होता है। फिलहाल आपको एरिया पूछा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका आंसर आपका सी ऑप्शन है। सी ऑप्शन इसका आंसर है। समझ आ गया? किस किस बच्चे को? कमेंट करके सारे बच्चे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 28। इफ़ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डबल्ड वाइल इट मास रिमेन्स कांस्टेंट इट्स वेलोसिटी बिकम। तो अगर मोमेंटम किसी बॉडी का डबल कर दे बट मास को सेम रखे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो मोमेंटम का फॉर्मूला सबको आना चाहिए। मोमेंटम पी, मोमेंटम क्या होता है? पी मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम मतलब पी, सिंबल क्या है मोमेंटम का? पी। और ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये फॉर्मूला याद रखो। तो मोमेंटम पी मास वेलोसिटी। अब क्योंकि मास फिक्स्ड है ना, मास तो कांस्टेंट है, तो मास तो आपने कांस्टेंट कर दिया तो पी वी के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है ना। अगर ये फिक्स्ड है मास तो पी वी के सामने सामने है ना, तो पी वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। और मास तो चेंज ही नहीं हुआ, तो सिर्फ वी में चेंज आया, वी डबल हुआ, सॉरी ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। तो पी अगर डबल हुआ तो वी भी क्या हो जाएगा? डबल ही तो हो जाएगा। या फिर आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, देखो पी एम वी है, अब पी की जगह इन्होंने 2p कर दिया डबल करके, बट मास तो m ही रखा। और वी न्यू निकालना है आपको, तो वी न्यू निकालना है अगर आपको, तो ये मास को यहाँ लेके डिवाइड कर दो। अब यहाँ से v निकालो तो ये p/m आएगा, है ना, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ पे p/m की जगह पुराना वाला v ले लो, तो v न्यू क्या है? डबल है ना इस पुराने वाले का। तो यही तो पूछ रहा है कि ये कैसा हो जाएगा? v, क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है इसलिए ये भी डबल हो जाएगा। जो चेंज p में आएगा वही v में भी आ जाएगा अगर मास में चेंज नहीं है तो, ठीक है। तो ये भी डबल हो जाएगा। तो या फिर आप ऐसे करके देख भी सकते हो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है? ऑप्शन डबल हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हेन अ बॉल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी। जब कोई बॉल हाइट से गिरती है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? टोटल मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी कि ज़ीरो हो जाएगी? तो देखो जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिरती है तो आपको पता है उसके अंदर जब वो ऊपर होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, क्योंकि सबसे ऊपर वी जीरो होता है। और जैसी नीचे आती है ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, बट बीच में होती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है। बिटवीन में अगर मिड पॉइंट पे आ गई तो दोनों बराबर है। यानी कि क्या हो रहा है कि सबसे ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी सबसे नीचे ज़ीरो है और बीच में दोनों बराबर है। यानी कि जैसे जैसे कोई चीज़ ऊपर से नीचे आएगी ना तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ रही है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? धीरे धीरे कम हो रही है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी बट पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। तो यानी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है ना वो इन दोनों से मिलके बनी होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम है और जब ये ज़ीरो है तो ये मैक्सिमम है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी में तो कोई चेंज ही नहीं आ रहा, जितनी है उतनी है, बस पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जरूर चेंज हो रही है, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी तो क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो याद रखो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है कि टोटल एनर्जी जो होती है मैकेनिकल एनर्जी वो फिक्स्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। एनर्जी का ना तो लॉस होता है ना गेन होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन 29 का। तो रिमेन्स कांस्टेंट। 30 क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड एयर में कैसी होगी? इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट होगी कि ज़ीरो होगी? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो टेम्परेचर जब बढ़ेगा, इसको थोड़ा समझ लो, अगर टेम्परेचर बढ़ा, इंक्रीज़ हुआ तो क्या होगा? जो एयर में मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो क्या हो जाएंगे? वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ये पता है ना सबको, जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाती है, वो ज़्यादा कोलाइड करने लगते हैं। तो जो स्पीड होती है, जब ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है।
या फिर आप याद रख सकते हो जो वेलोसिटी होती है ना टेम्परेचर के स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होती है, या फिर जो मैंने समझाया कि टेम्परेचर बढ़ा तो एयर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो वेलोसिटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, इसलिए वो भी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। 31 विच ऑफ द फॉलोइंग वेव रिक्वायर ए मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। कौन सी वेव है जिनको प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम प्रोपोगेट होने के लिए चाहिए, उसको मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। तो मैकेनिकल वेव आपकी साउंड वेव होती है। साउंड वेव मीडियम में चलती है, यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, कोई ना कोई मीडियम होगा तब साउंड वेव चलेंगी। तो जो मीडियम में चलती है, जिनको मीडियम चाहिए होता है, उनको मैकेनिकल वेव्स भी कहा जाता है। तो ये साउंड वेव होती है। जैसे आपने पढ़ा होगा सॉलिड में साउंड वेव जब सबसे तेज चलती है, सबसे फास्टेस्ट किस में चलती है? सॉलिड में, और सबसे कम गैस में, है ना। साउंड वेव की स्पीड गैस में सबसे कम होती है और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो साउंड वेव को हम कह सकते हैं मैकेनिकल, और इसे मीडियम चाहिए। बाकी जितनी वेव्स है, लाइट वेव्स, रेडियो वेव, एक्सरे, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। लाइट वेव, रेडियो वेव, एक्सरेज, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं है, ये वैक्यूम में चल सकती है, ठीक है। और साउंड वेव को मीडियम चाहिए क्योंकि वो एक मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए होता है? मीडियम चाहिए होता है। तो मीडियम चाहिए होता है, इसलिए साउंड वेव क्या है? मैकेनिकल वेव है, या फिर उसे मीडियम चाहिए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 31 का। और बाकी वेव्स कैसी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लाइट, रेडियो, एक्सरे, इनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये वैक्यूम में चलती है, ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एजर्शन रीजन 32। एजर्शन है द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस एट द इक्वेटर देन एट द पोल्स। तो जो ऑब्जेक्ट का वेट होता है वो क्या लेस होता है इक्वेटर पे देन एट द पोल्स। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ये आपकी अर्थ है। अर्थ में देखो ये ओवल शेप होती है, तो ये यहाँ पे पोल्स होते हैं और यहाँ पे इक्वेटर होता है, ठीक है। ये मैंने पहले भी समझाया, इसलिए प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक कर लेना, और डिटेल सॉल्यूशंस मिल जाएंगे आपको। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाए हुए सारे न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के। तो ये इक्वेटर की जो रेडियस होती है ना, देखो बड़ी है ना, रेडियस ऑफ इक्वेटर, और जो ये वाली रेडियस है पोल की वो छोटी होती है। तो रेडियस ऑफ पोल इक्वेटर से हमेशा छोटी होती है ना, इक्वेटर से। तो अगर आपको पता है जो स्मॉल जी है वो Gm/r² होता है, ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो G/r² के कैसा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है, यानी रेडियस कम तो G ज़्यादा। जब इन्वर्सली हो कोई चीज़ तो ये कम तो ये ज़्यादा, और ये ज़्यादा तो ये कम, यानी ये रेडियस कम है ना, तो इसका G पोल का ज़्यादा होगा, किससे? G इक्वेटर के। ओके, तो G अगर किसी चीज़ का ज़्यादा, और वेट जो होता है, वेट मास इंटू जी होता है, वो जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट होता है। तो अगर जी इसका ज़्यादा है तो वेट भी पोल में ज़्यादा होगा, और इक्वेटर में वेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे समझा करो। तो यानी कि वेट ऑब्जेक्ट का लेस होता है इक्वेटर पे देन एट पोल। तो यही तो है कि वेट इक्वेटर में कम आ रहा है ना, और पोल में ज़्यादा आ रहा है। क्लियर? वेट इक्वेटर में कमी तो है। तो यस, एजर्शन आपका बिल्कुल ठीक है। रीज़न क्या है? द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेस होती है इक्वेटर देन पोल। यही जो मैंने अभी आपको समझाया, क्यों है वेट कम इक्वेटर में? क्योंकि जी इक्वेटर की कम है ना। तो यस, एजर्शन भी ठीक है, रीज़न भी ठीक है, और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? आपका 32। ओके, तो एजर्शन ठीक है, रीज़न भी ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर है। नेक्स्ट आपको इसका एजर्शन रीज़न वाला ही क्वेश्चन है। अल्ट्रासाउंड हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, ऐसा आपने पढ़ा होगा ना। अल्ट्रासाउंड जो होती है 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली वेव्स होती है। जो ऑडिबल रेंज होती है, ऑडिबल रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इनको तो हम क्या कहते हैं? ऑडिबल रेंज। जो अल्ट्रासाउंड होती है वो 20,000 से मोर होती है, मोर 20,000 है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। ये ह्यूमन ईयर नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और जो बिलो 20 होती है, बिलो 20 हर्ट्ज वाली जो होती है वो इंफ्रासोनिक होती है, इंफ्रासोनिक। क्लियर? तो ऑडिबल जो ह्यूमन ईयर सुन सकते हैं, अल्ट्रासोनिक जो नहीं सुन सकते हैं, और इंफ्रासोनिक ये भी नहीं सुन सकते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है कि अल्ट्रासोनिक हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव कैन डिटेक्ट वेरी स्मॉल ऑब्स्टेकल ड्यू टू देयर शॉर्ट वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ कम होती है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि देखो स्पीड जो होती है ना किसी भी साउंड की, वो
वेवलेंथ मल्टीप्लाई क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। क्लियर। तो जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है लैम्डा, वो स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा फ्रीक्वेंसी के कैसा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। कैसा है, समझ आ गया ना फॉर्मूला, स्पीड बराबर वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखूँ तो फ्रीक्वेंसी नीचे आ गई। तो ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो अगर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी ना। यस, अल्ट्रासाउंड की वेवलेंथ कम होती है, जिसके कारण ये बहुत छोटी छोटी वेवलेंथ को डिटेक्ट कर लेती है, इस ऑब्स्टेकल्स को। तो बिल्कुल करेक्ट है, रीज़न एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है इसलिए ये क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, क्योंकि इन्वर्सली है ये, है ना। तो ए ऑप्शन इसका भी आंसर है 32 का। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और इसके बचे हुए थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो और डिटेल में जानना चाहते हो और क्वेश्चन पेपर्स और एक्सप्लेनेशंस, तो आपको प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करना है। एंड इसके बचे हुए न्यूमेरिकल सारे हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, एंड थ्योरी वाले क्वेश्चंस भी। तो इसके लिए वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, 1000 लाइक जल्दी जल्दी कर दो, ताकि आपको इसका नेक्स्ट पार्ट वाली वीडियो जल्दी मिल जाए। एंड उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी पार्ट 2 का, एंड प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें और भी क्वेश्चन पेपर्स है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और ऐसी वीडियो बनती रहेगी। पार्ट 2 इसका जल्दी आ जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।